लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आजकल ज्यादा किस लिए आ रहे हैं? हमें डर्मेटोलॉजी सुन के लगता है सिर्फ एक्ने हो गया है ना, बट एक्ने नहीं, एक्ने के अलावा बहुत सारी चीज होती है। एक्ने हो गया, आपका हेयर फॉल आ गया, आपका सोराइसिस आ गया, आपका विटिलिगो आ गया, बेसिकली ऑटो इम्यून कंडीशंस भी इसमें आती है। जो मार्केट में चीजें लोग बेच रहे हैं, इवन फेस वॉशेज या वो स्क्रब्स भी आते हैं कि पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा या रिवर्सिबल है, कितने लेवल तक रिवर्सिबल है? फेस वॉश से पिगमेंटेशन नहीं ठीक हो सकती। मैंने तो बचपन में सनस्क्रीन का नाम नहीं सुना था, शायद आपने भी नहीं सुना होगा। Correct. और हम लोग पूरा दिन धूप में बाहर घूमते थे। हमारे पेरेंट्स खेतों में काम करते थे, उनको कभी स्किन कैंसर। करेक्ट। तो व्हाई ऑल ऑफ अ सडन एक सनस्क्रीन, एक नया प्रोडक्ट हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो गया? इफ यू आस्क मी कि बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम क्या है, वो आपका सनस्क्रीन है। अभी एक दो वीडियोस आपने आलिया भट्ट के बहुत वायरल हो रखे थे, आपने देखा होगा। वो जब स्माइल कर रही थी तो वो एक ही साइड से स्माइल हो रहा था, एक साइड बिल्कुल उसका हिल ही नहीं रहा था। Right. वो भी तब लोग बोल रहे थे आई थिंक बोटॉक्स थोड़ा ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा बोटॉक्स अगर होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो जो मसल है वो थोड़ा रिलैक्स ज्यादा हो जाएगी। किस एज ग्रुप के लोग आजकल ज्यादा आ रहे हैं? मैंने सुना बहुत यंग लड़कियां बोटॉक्स कर रही हैं, फिलर्स कर रही हैं। करेक्ट। शुड दे डू इट? और सैलून्स में जितने भी डॉक्टर्स जाते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ दे आर एक्चुअली जेन्युइन डॉक्टर्स। बहुत सारे सैलून्स हैं जहाँ पर डाइटिशियंस इंजेक्ट करती हैं। डाइटिशियंस? यस, और फिजियोथेरेपिस्ट। तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं डॉक्टर? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ साइड इफेक्ट्स ना हो? अगर मेरा फिलर ब्लड वेसल में गया तो ऑब्वियसली उसकी सर्कुलेशन को वो ओक्लूड कर देगा, बंद कर देगा, बिकॉज इट जेली। देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे ब्लाइंडनेस भी हुई है, बट वो बहुत ही रेयर चांस है। So today in the studio we have Sonali Chaudhary with us, amazing dermatologist. तो बात करेंगे स्किन के ऊपर क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए, बोटॉक्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, होना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आज मेरे दिमाग में हैं जो सोनाली हमको बताने वाली हैं। तो सोनाली, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो सोनाली, शुरू करें आज का जी कार्यक्रम सवाल जवाब का? बिल्कुल। तो सोनाली, पहले तो मुझे एक चीज़ आप क्लैरिफाई करो कि जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो करता क्या है? क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट का ना सिर्फ एक ही काम होता था। जब हम लोग बच्चे होते थे, भाई पिंपल निकल आया तो स्किन डॉक्टर को दिखा लो, या Correct. कुछ रैश हो गए तो स्किन डॉक्टर के पास ले जाओ। पर आजकल ना पूरा बहुत चेंज हो गया। आजकल हम लोग बहुत स्किन कॉन्शियस हो गए हैं। करेक्ट। सो अगर हम डर्मेटोलॉजी की बात करें, तो डर्मेटोलॉजी का मतलब है कि आप स्किन कंडीशंस के, नेल कंडीशंस के, बालों की कंडीशंस के, डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं। नेल्स में भी बीमारियां होती हैं? करेक्ट। नेल्स में बीमारियां भी होती हैं और नेल्स बहुत आपको सिग्नल भी देते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर क्या बीमारी चल रही है। सो अगर आपका स्पून शेप्ड नेल होंगे, आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपके नेल्स पे पतली पतली लाइंस होंगी, तो उससे बहुत सारी चीजें हैं जो बॉडी के बाहर से देखकर आप पहचान सकते हो कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अब आज की डेट में डर्मेटोलॉजी में साथ में एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी भी ऐड हो गया है, जिसमें आप कॉस्मेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में आप ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे जिसमें ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड चीजें आ गई है, एस्थेटिक्स से रिलेटेड आ गई है। लाइक यू सेड बोटॉक्स, तो बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट्स जिसमें लेजर्स आ गई है, और स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट आ गई है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट्स आ गई है। सो इट्स दैट। अच्छा, तो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आजकल ज़्यादा किस लिए आ रहे हैं सोनाली? कि वो लोग आजकल ज़्यादा अपने एस्थेटिक वैल्यू के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, या प्रॉब्लम्स लेके ज़्यादा आ रहे हैं कि मुझे स्किन इश्यूज हैं? जो हॉस्पिटल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स होते हैं वहाँ पर यूजुअली क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। Okay. हमें डर्मेटोलॉजी सुन के लगता है सिर्फ एक्ने हो गया है ना, बट एक्ने नहीं, एक्ने के अलावा बहुत सारी चीज़ होती है। एक्ने हो गया, आपका हेयर फॉल आ गया, आपका सोराइसिस आ गया, आपका विटिलिगो आ गया, बेसिकली ऑटो इम्यून कंडीशंस भी इसमें आती है। बहुत सारे डिजीजेज है, रोजेशिया हो गया, मतलब नॉट जस्ट द फेस बट पूरी बॉडी में आपके स्किन के ऊपर कोई भी रैश या कुछ भी दिक्कत हो रही है, और इंटरनल बॉडी से रिलेटेड जो भी है हम उसको कोरिलेट करके जान लेते हैं। इनफैक्ट पीसीओडी भी आजकल डर्मेटोलॉजी में उसका बहुत कोरिलेशन है। एग्जैक्टली, एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाता है। करेक्ट। और सबका कोरिलेशन करते हुए डर्मेटोलॉजी का एक एक पार्ट सारे सिस्टम्स के साथ इंक्लूडेड होता है। अच्छा। बट अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस की बात करें, यूजुअली एस्थेटिक्स में अगर देखें तो एक्ने और पिगमेंटेशन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है जिसके साथ पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, एक्ने और पिगमेंटेशन। करेक्ट। ठीक है, तो पिगमेंटेशन वैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं अगर वो नेचुरली एज के साथ? तो देखो पिगमेंटेशन होना ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं,
एज के साथ एजिंग होनी है, ओके, नॉट नेसेसरीली कि पिगमेंटेशन हो। अच्छा। पिगमेंटेशन अलग अलग टाइप की है। अब अगर आपका जो नॉर्मल पिगमेंट होता है स्किन में, मेलानिन, वो अगर क्वांटिटी में ज़्यादा बढ़ गया है, कलेक्शन इकट्ठी हो गई है एक जगह पर, उसमें आपको डार्क कलर के पैचेस दिखेंगे। अगर उसकी क्वांटिटी कम हो गई, आपको वाइट कलर के पैचेस दिखेंगे। गुड न्यूज़ इज़ कि वो ट्रीटेबल भी है। किस लेवल तक ट्रीटेबल है? क्योंकि आजकल तो जो मार्केट में चीज़ें लोग बेच रहे हैं, या इवन फेस वॉशेज या वो स्क्रब्स भी आते हैं कि पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा या रिवर्सिबल है, कितने लेवल तक रिवर्सिबल है? फेस वॉश से पिगमेंटेशन नहीं ठीक हो सकती। फेस वॉश का काम आपकी स्किन को सिर्फ क्लीन करना है, सिर्फ क्लियर करना है। पिगमेंटेशन अगर आपकी फ्रेश है, न्यू है, तुरंत अगर आपको हुई है, आपको तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा। बहुत सारे पेशेंट्स आपको आके बोलते हैं कि पहले हमें बिल्कुल पिगमेंटेशन नहीं थी, बट इस छुट्टी पे जब हम लोग गए हैं, पहाड़ों में गए हैं या बीच पे गए हैं, उसके बाद हमारी पिगमेंटेशन इंक्रीज हो गई है। अच्छा। मोस्टली बिकॉज ऑब्वियसली सन एक्सपोजर है, या फिर प्रेगनेंसी के बाद खूब सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारी इस डिलीवरी के बाद से पिगमेंटेशन होना शुरू हो गई है। उसमें एक प्रॉपर दोनों तरफ एक बटरफ्लाई टाइप का पैच होता है जिसको मेलाज्मा बोलते हैं। सो अलग अलग टाइप के पिगमेंटेशंस और अच्छा। अलग अलग उसके रीजन। और वो रिवर्सिबल, पूरा 100% रिवर्सिबल है या कुछ कुछ पिगमेंटेशन पूरी तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो, और मेलाज्मा थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं परेशान कि मेकअप के बाद भी वो नीचे से दिखती है मेलाज्मा ना, तो उसमें आप इन द इनिशियल स्टेज पे अगर आप हो, आपको पता चल गया है कि कौन से रीज़न की वजह से है, और अगर आप उसको रीज़न को हॉल्ट करो तो वो कंट्रोल हो सकती है कि आपने उसको कंट्रोल कर लिया। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने मेलाज्मा की ट्रीटमेंट करके उसको 99% कम भी किया है। अच्छा। बट अनफॉर्चुनेटली कीप्स कमिंग बैक। बट आपको फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो वापस आए। What should be your skin routine? Like क्या करना चाहिए to get that glowing skin जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं या टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं, क्योंकि वो ना एक बहुत हाई लेवल सेट कर देते हैं। करेक्ट। अच्छी स्किन और नॉर्मल स्किन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा। नॉर्मल स्किन में आपको पोर्स भी दिखेंगे, आपको लाइंस भी दिखेगी, आपको रिंकल्स भी दिखेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ स्किन इज, क्योंकि स्किन का स्ट्रक्चर ही वैसा है। लेकिन अगर आप टीवी कमर्शियल्स और सीरियल्स में जो स्किन देखेंगे वो आपको बिल्कुल फ्लॉलेस दिखेगी। या आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं उनका आप फोटोग्राफ्स देखो तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल स्मूथ है, कुछ है ही नहीं, उनके अंदर पोर्स ही नहीं है। दैट्स दी फिल्टर्ड स्किन ना, फिल्टर्ड स्किन है वो। तो फिल्टर्ड स्किन, मेकअप वाली स्किन में आपको फ्लॉलेस दिखेगा, कुछ दिक्कत नहीं दिखेगी। बट कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन कि एक स्किन रूटीन में क्या होना चाहिए, आपका स्किन रूटीन बहुत ही बेसिक होना चाहिए। एक तो सबसे पहला स्टेप फेस वॉश, जो क्या करेगा आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर देगा। और जब आप फेस को क्लीन कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है कि आपके डेली रूटीन में आपको डस्ट चिपक रही है, आपकी डेड स्किन सेल्स जो है वो नॉर्मल प्रोसेस है। मतलब इनफैक्ट अभी हम बात कर रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी की स्किन सेल्स नीचे की लेयर से धीरे 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 ऊपर आ रही है और शेड ऑफ हो रही है, वो नॉर्मल है। स्किन भी वही काम कर रही है, बॉडी का हर एक पार्ट में वो हो रहा है, तो वो भी आपकी इकट्ठी हो रही है ऊपर, और आपके ऊपर डस्ट भी चिपक रही है, ऊपर से आपको पसीना, स्वेट, सीबम सब कुछ सिक्रीट हो रहा है। तो आपका काम है कि सबसे पहले उसको क्लीन करो, है ना, वो हटाओ उसको। वो आपका फेस वॉश काम करेगा। डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप आप चूज़ कर सकते हो कौन सा फेस वॉश। और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र कीजिए। मॉइस्चराइज़र का काम आपकी स्किन को रिपेयर करना है। क्योंकि डेली रूटीन में आप जितना लाइट से एक्सपोज्ड होते हो, आप किचन में काम कर रहे हो या नहीं भी काम कर रहे हो, गैजेट से जितनी हीट और रेडिएशंस निकल रहे हैं आप उससे एक्सपोज्ड हो, सन में एक्सपोज्ड हो आप, तो लाइट में, कंप्यूटर, लैपटॉप पे, नहीं तो फिर फ़ोन की स्क्रीन हम इतना पास रखते हैं आज की डेट में, तो उससे भी आपकी स्किन डैमेज हो रही है। तो आपका काम है सिर्फ उसको रिपेयर करने का। रिपेयर होगा आपके मॉइस्चराइजर से कि ऊपर की स्किन की सेल्स के अंदर आपने उनको टाइटली पैक कर दिया। आपने एक बारिश के मौसम में अम्ब्रेला दे दिया स्किन को। फिर उसके बाद में आपका सनब्लॉक का काम है। सनब्लॉक एक ऐसी लेयर बना के रखेगा जिससे ये जितनी भी चीज़ें एक्सपोज हो रही है वो आपके अंदर तक नहीं पहुंचेगी स्किन के अंदर। वेरी सिंपल, बस ये तीन है। बस ये तीन चीज़ें। वो जो आजकल मैं सुनता हूँ क्लेंजर से पहले क्लीन करो, एक प्री क्लेंजर भी होता है, देन एक पोस्ट क्लेंजर होता है, फिर नाइट क्रीम अलग है। आजकल लोग एक नया वर्ड आ गया कि आप रात को ये वाली क्रीम लगा के सो। ये सब बेसिक स्किन केयर रूटीन में ये स्टेप्स चाहिए। अगर आपको अपने स्किन केयर रूटीन को थोड़ा सा इन्हांस करना है, सो डिपेंडिंग, अगर आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ड्राई है, आप एक एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग सीरम ऐड कर सकते हो।
जो आपका मॉइस्चराइजर भी कर देगा, बट जस्ट बिकॉज यू वांट टू ऐड। जैसे आज की डेट में लोगों ने स्नेल म्यूसिन बहुत यूज़ करते हैं। स्नेल म्यूसिन आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। हाँ। तो स्नेल म्यूसिन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर ऐड करेंगे। ऑल्दो दोनों का पर्पस सेम है। वो कोरियन कुछ ये एक नया चीज़ है, कोरियन स्किन चाहिए सबको आजकल। करेक्ट। तो कोरियन स्किन बेसिकली ऐसी स्किन है जिसमें आपकी स्किन बहुत शाइन कर रही है, और जब आपके फेस पर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है और आपको वहाँ से एक बहुत ही ग्लोई स्किन दिखती है। कोरियन स्किन बस वो है। और जो स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी अच्छे से, वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, दैट्स योर कोरियन स्किन। जो इमेजेस होती हैं कोरियन मॉडल्स की या उनकी, वो स्किन वाकई में इतनी एक्चुअली में इतनी शाइनी होती है, या वो फिल्टर्स हैं या मेकअप है? एक्चुअली जहाँ आप रहते हो, जिस तरीके की आपकी जीन्स है और जिस तरीके का आपका जेनेटिक बिल्टअप है, आपकी स्किन वैसी दिखेगी, आप वैसे ही होगे। अब कोरियंस की जो स्किन है वो सबकी वैसी स्किन है, उनकी स्किन पतली होती है, उनकी स्किन टाइप वैसी है। और अभी यहाँ पर रहते हुए हम लोग बोलें कि हमको उस तरीके की स्किन चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वैसी स्किन नहीं हो सकती है। कमिंग बैक टू द स्किन रूटीन, मुझे एक चीज़ बताओ, ये सनस्क्रीन जो है, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा था कि सनस्क्रीन इज़ लाइक जैसे कि वो फेक चीज़ नहीं बना दी जाती, इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केटिंग के थ्रू उसको इतना इम्पोर्टेंट बना दिया गया है कि आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, नहीं तो आपको कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर मैं 30-40 ईयर्स पीछे जाऊँ तो मैंने तो बचपन में सनस्क्रीन का नाम नहीं सुना था, शायद आपने भी नहीं सुना होगा कि सनस्क्रीन जैसी कोई चीज़ होती है। और हम लोग पूरा दिन धूप में बाहर घूमते थे। हमारे पेरेंट्स खेतों में काम करते थे, उनको कभी स्किन कैंसर नहीं हुआ। तो व्हाई ऑल ऑफ अ सडन ये एक सनस्क्रीन, एक नया प्रोडक्ट हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो गया? उनका जिस तरीके का लाइफस्टाइल था, जिस तरीके के वो खाना खाते थे, अंदर की, जैसे आप न्यूट्रिशन अगर अच्छा लेंगे तो आपकी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स एक इंटरनल बॉडी सनस्क्रीन जैसे काम करेगा। एंड ऑल्सो जिस हिसाब की सन एक्सपोजर आप कह रहे हो उनके उसमें था, और ऊपर से ओजोन भी थोड़ी प्रोटेक्टेड थी, उसमें से लीक्स एंड होल्स, वो आप अगर आप बैक टू स्कूल जाओ तो ये चीज़ें हमने स्कूल में पढ़नी शुरू करी थी व्हेन इट वाज वेरी न्यू, कि ओजोन लेयर होती है, उसमें होल्स बनने शुरू हो गए हैं। और ये अब आज की आप रिसर्च देखोगे तो उनका साइज बढ़ गया है, और जिस तरीके की एक्सपोजर हम लोगों को आज की डेट में पड़ रहा है, उतना हमारे पेरेंट्स की एज में कंप्यूटर, लैपटॉप और माइक्रोवेव इन सब का वो था नहीं। एंड ऑल्सो उतनी रिसर्च भी नहीं थी, उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स भी अपने फेस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। तो एक्सपोजर उतना नहीं था जितना आज की डेट में हम लोगों को है। ये है। बट अगर बैक टू स्कूल आप जाओ, आप अगर अपने 10th के सर्टिफिकेट की पिक्चर देखो, डू यू थिंक यू हैव बिकम मच बेटर फ्रॉम दैट पिक्चर? बहुत ज़्यादा समय हो गया, मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक हाँ, स्किन थोड़ा सा, क्योंकि तब हम धूप में ज़्यादा रहते थे, अब हम धूप में थोड़ा कम रहते हैं, बट हम एग्जैक्टली। तो हमारी स्किन तो तब भी एक्सपोज थी, डार्क तो तब भी होती थी, बट अगर हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो ऑब्वियसली वो और थोड़ी डिटोरिएट होती। तो थोड़ा विद टाइम हमने ध्यान तो देना शुरू कर ही दिया है। एंड जहाँ तक सनब्लॉक है, पहले सनब्लॉक हम नहीं यूज़ करते थे, बट हम मम्मीज जितनी होती थी वो सब बच्चों को नहला धुला के मॉइस्चराइजर तो लगाती थी। तो मॉइस्चराइजर भी एक टाइप का प्रोटेक्शन का रोल करता है। तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर क्यों? वहाँ तो सन भी नहीं है। सनस्क्रीन का नाम हटा के ना लाइट स्क्रीन या कुछ ऐसा कर देना चाहिए, स्क्रीन कर देना चाहिए, स्क्रीन गार्ड कर देना चाहिए मे बी, बिकॉज जो आप UVA UVB की हम मोस्टली बात करते हैं, आज की डेट में विजिबल लाइट भी डैमेज करती है। आप घर के अंदर बैठे, आपने सुबह हुई, आपने पर्दा हटाया, आप तक रोशनी पहुंच रही है, राइट? UVB आपकी विंडोज क्रॉस नहीं करती है, बट आपकी UVA आप तक पहुंच रही है। तो घर के अंदर भी अगर आप हैं तो सन आप तक पहुंच रहा है। और अगर हम सन का पार्ट भी एलिमिनेट कर दें कि बी नहीं पहुंचे, चलो सिर्फ UVA पहुंच रही है, तो भी अगर आप देखो तो विजिबल लाइट तो आप तक पहुंच रही है, मतलब टीवी, फोन, लैपटॉप, जो भी, और जो हमारी लाइट्स भी हैं। करेक्ट घर की लाइट्स भी फर्क करती है। यस। तो मैंने कहीं सुना था ये आपका एक तरीके से डी एजिंग भी करती है, मतलब एजिंग को स्लो करती है। ये जो सनस्क्रीन होती है, सन एक्सपोजर आपके एजिंग को फास्ट करता है, क्योंकि वो रिंकल्स एंड लाइंस की जो प्रोबेबिलिटी है बढ़ने की, उसको स्पीड अप करता है। तो अगर आप उस प्रोसेस को रोक रहे हैं तो वो एंटी एजिंग का काम भी करता है। इनफैक्ट इफ यू आस्क मी कि बेस्ट एंटी एजिंग क्रीम क्या है, वो आपका सनस्क्रीन है।
तो कौन से उसमें भी बहुत सारे वो SPF आते हैं ना, कौन सा SPF इज द बेस्ट SPF या मैक्सिमम जितना, या आप कहाँ पे हो उसके हिसाब से? I'll give you a logic, ओके scientific one. SPF 30 एंड SPF 30 के ऊपर जितने भी सनस्क्रीन्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो. 30 SPF एंड 50 SPF के बीच में 1% का प्रोटेक्शन का डिफरेंस होता है. ओके एंड जो SPF 29 है उसके बीच में थोड़ा डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ 30 इज गिविंग यू 97% ऑफ प्रोटेक्शन, 29 विल गिव यू 93. तो इतना डिफरेंस है. वाइल 30 एंड 50 के बीच में 1%. सो आप 30 या 30 के ऊपर कोई भी SPF चूज कर सकते हैं. Okay. कोई भी करो आप चलेगा, बिकॉज इन एनी विच वेज आपको 4 से 5 घंटे के बाद तो रिपीट करना ही है. आप उसके बाद PA देखिए. PA जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट UVA जो विंडोज क्रॉस करती है. तो PA बहुत ज़रूरी है. एंड वो आपका ट्रिपल+ या ट्रिपल+ के ऊपर होना चाहिए. तो सनस्क्रीन का कुछ ऐसा होता है जैसे आपने सुबह लगा लिया, वो भूल जाओ अब रात तक चलेगा वो, या उसको थोड़ी देर बाद उसको आपको एवरी 4 to 5 आवर्स आपको रिपीट करना चाहिए. अच्छा करना चाहिए. हाँ. सो मैं इजी लाइफ करने के लिए पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप एक सनस्क्रीन अपने घर पे रखा है, एक अपने बैग पे या फिर अपने ऑफिस के डेस्क पे रखिए. अच्छा. आप घर से लगा के निकले एंड क्योंकि उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, तो आपने 15-20 मिनट्स पहले लगा लिया. यस. बाय द वे आपको सनस्क्रीन को लगा के धूप में जाने के बीच में 20 मिनट्स का गैप रखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप धूप में हो और आपने अभी लगाया है तो आपको तुरंत प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी. ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों? वो तो मुझे तो लगता था वो ऐसे एक फिल्म बना देता है ऊपर, अब वो जैसे एड्स में दिखाते हैं, स्किन सनरेज टकराएंगी और चली जाएंगी वापस. आई विश जो टीवी में एड्स में दिखाते हैं एक्चुअली में वैसा हो, बट ऐसा नहीं है. उसको टाइम लगता है. एंड आप ऑफिस पहुंच गए, आपने लंच किया, लंच करके आपने हाथ धोया. जब आपने लंच कर लिया, आप रीअप्लाई कर लीजिए. Okay. तो मतलब दिस वे आप 4-5 घंटे या फिर जितनी बारी आप वॉशरूम जा रहे हैं, आप मेक श्योर कर सकते हो कि आपका मतलब अलार्म लगा के सनब्लॉक रीअप्लाई बहुत सारे लोग करते हैं. बट आई ऑलवेज टेल देम कि आप जब आप घर से निकले आपने लगा लिया, एंड देन उसके बाद मतलब यू गेट रेडी एंड देन वंस यू लीव, उसमें 15-20 मिनट्स का गैप हो जाता है वाइल यू बी टेकिंग योर मील ऑल्सो. फिर आपने जब लंच कर लिया तो आप लंच के बाद अपना सनब्लॉक रीअप्लाई कर सकते हो. फिर उसके बाद में लंच के बाद जब आप ऑफिस से निकलने वाले हो देन दैट्स इट. मतलब देखा जाए तो आपको सिर्फ 3 बार ही लगाना है. बट वो एवरी 4 आवर्स सुन के लगता है कि मतलब बस यही काम है. बिल्कुल. क्योंकि मैं एक बार लगा लूँ दिन में वही बहुत है. और ये तो मुझे आपने बहुत अमेजिंग चीज़ बता दी कि 15-20 मिनट बाद शुरू होता है उसका प्रोटेक्शन. यस. एकदम से नहीं निकल जाना चाहिए. क्योंकि मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, हम तो सुबह सुबह लगाते हैं और सीधा अंदर ग्राउंड के. हाँ. तो आई थिंक आपको नहाते के साथ मॉइस्चराइजर के बाद, या फिर आजकल तो मॉइस्चराइजिंग सनब्लॉक्स भी होते हैं, नहाने के बाद आपने एक्सपोज्ड एरियाज पे लगा लिया. एंड बाय द टाइम आप रेडी हो गए, कुछ मील लोगे या आपने कोई शेक पिया या कोई फ्रूट खाया, उतनी देर में जब तक आप ग्राउंड तक पहुंचोगे 15-20 मिनट्स हो जाएगी. ओके. एंड इसमें डाइट का कितना इंपॉर्टेंस है टू हैव अ गुड स्किन? लाइक क्योंकि हम लोग एक्टर्स का जब इंटरव्यू देखते हैं ना, वो लोग बोलते हैं मैं तो बस आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ लिक्विड, मैं बहुत पानी पीती हूँ, नारियल पानी पीती हूँ, जूसेस पीती हूँ और मेरी स्किन एकदम परफेक्ट ऐसे ग्लोइंग रहती है. डाइट बहुत मेजर रोल प्ले करती है. जैसे आई कम फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट वेयर आई फील एंड बिलीव कि जो आप खाते हो, जो आपके बॉडी के अंदर जाता है, वही रिफ्लेक्ट होके आपको बाहर दिखता है. सो जैसे वी वर डिस्कसिंग अबाउट शुगर. तो अगर आप शुगर बहुत कंज्यूम करते हो, अगर आप कोई ऐसी चीज़ जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसमें आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल फटाफट से शूट अप करता है, वैसी चीज़, ब्रेड्स करेक्ट, एंड मैदा, और उसके अलावा आप अगर कोई भी ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हो जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बट वो बहुत ही सिलेक्टिव है कि आप कौन सी. इवन मिल्क. यस. क्योंकि वो आपके इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, बॉडी इन्फ्लामेशन को. ये तो हमारे पूरे जो हज़ारों साल से हम लोग जो बिलीफ बना के चल रहे हैं कि दूध आपके लिए अच्छा है, वो आप गलत बता रहे हो. हाँ. बिकॉज मैं उसको बिलीव करती हूँ. अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है जिसको आदत है दूध की, कि वो दिन में 2 कप उसको पीने ही पीने हैं, आई नेवर टेल देम कि आप बिल्कुल दूध बंद कर दो. मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपना सोर्स चेक करो कि आपका सोर्स क्या है दूध का. कि आपका जो जहाँ से भी आपका दूध आ रहा है, क्या वो एनिमल को एक्स्ट्रा हार्मोनल रिच डाइट दे रहे हैं या उनको इंजेक्शंस लगा रहे हैं. अगर आप श्योर हो कि ऐसा नहीं है तो आप कंज्यूम कर सकते हो, बट आप उसको कम कर सकते हो. बिकॉज आई बिलीव ऑन द एविडेंस एंड द रिसर्च डन. और रिसर्चेस बहुत सारे स्टडी पेपर्स है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी है वो गट को इन्फ्लेम करते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ती है. सो जो एविडेंस हमारे सामने आता है, वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद दैट. जैसे आई हैव एक्ने प्रोन स्किन एंड मुझे पता है कि इफ़ आई ईट चॉकलेट तो मुझे होगा,
इफ आई कंज्यूम शुगर तो मुझे होगा। Okay. मिल्क से मेरे को नहीं कोई फर्क पड़ता, नॉट दैट आई लव मिल्क, बट अगर मिल्क मुझे कभी मिले, कोल्ड कॉफ़ी पीनी है या फिर मुझे केसर मिल्क चाहिए तो मैं आराम से पी सकती हूँ, बिकॉज मेरी बॉडी में एक्ने का इशू नहीं होता। बट आई डोंट लव टू टेक मिल्क, बट फॉर समबडी जिसको दूध बहुत पसंद है, आई ऑलवेज डू लाइक एलिमिनेशन डाइट फर्स्ट एंड देन चेक, कि आप चेक करो, आपकी बॉडी विल टेल यू कि उसको ये चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। 5 चीज़ आप मुझे ऐसी बताओ जो हमें खानी चाहिए टू गेट दैट ग्लोइंग स्किन, और 5 चीज़ ऐसी, जैसे एक तो दूध बता दिया आपने, एक शुगर बता दिया, उसके अलावा हम लोग अपनी इंडियन डाइट में बताना आप मुझे। इंडियन डाइट के हिसाब से जो यूजुअली एवरी डे में हम खाते हैं और नहीं खाते, नहीं खानी चाहिए। ओके, फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए। अगर आपको, आई एम रियली सॉरी, बहुत सारी चीजें आपका हार्ट ब्रेक कर रही है इसके साथ। हटा दिया आपने, फ्रूट जूस हटा दिया आपने। नहीं, मैं इसके साथ साथ आपको लॉजिक भी देती जाऊंगी, मतलब इफ यू आर विथ मी, फॉलोइंग मी, तो आपको भी समझ में आएगा व्हाई एम आई सेइंग दिस, है ना। आई लव टू हैव गुड स्किन। राइट। सो फ्रूट जूस इसलिए बिकॉज अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक ऑरेंज खाइए तो उस ऑरेंज के अंदर अपनी शुगर है, वो तो हमारी नेचुरल शुगर है। हाँ, करेक्ट। तो आपने एक फ्रूट खा लिया, उसमें आपको ऑरेंज में आपको फाइबर भी मिल गया, गुड फॉर योर गट और ये सब मिल गया, अच्छा है। बट अगर आपको एक ग्लास जूस पीना है तो उसके लिए आपको कितने ऑरेंजेस की जरूरत होगी और उसमें कितना फ्रक्टोज होगा? 5, 6, 7। करेक्ट। तो वो आपकी बॉडी में शुगर तो तब भी जा रही है। सो अगर आपको फ्रूट जूस चाहिए तो आप पूरा होल फ्रूट खाओ, फ्रूट्स खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बट इन मॉडरेशन। वो आपका स्पाइक करता है, शुगर स्पाइक करता है। करेक्ट, क्योंकि बहुत सारी शुगर की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। और उसमें फाइबर भी नहीं होगा। अगर आप उसको छानने वाले हो तो, अगर आप बिना छाने उसको पीने वाले हो तो फाइबर तो मिल जाएगा, बट हाँ, उसमें शुगर इज माई मेन कंसर्न कि फ्रूट्स में अगर आपको चाहिए आप डायरेक्ट फ्रूट खा सकते हो। और क्या चीज़ नहीं कंज्यूम करनी है आपको, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं खानी है। कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे को आज छींक आई और मेरा थोड़ा सा मेरे को जुकाम हुआ और मैं बहुत परेशान हुई और मैंने फटाफट एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर दिया। सो एंटीबायोटिक्स जब आप मिस यूज़ करते हो और ओवर यूज़ करते हो तो आपकी जो गट की लाइनिंग है, उसके गट की लाइनिंग इन्फ्लेम होती है आपकी, मतलब बेसिकली उसका गैप इंक्रीज होता है और जो आपके हेल्दी बैक्टीरियाज हैं जो आपको गट में चाहिए वो डिस्टर्ब होते हैं, लीक आउट हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। लीकी गट, हाँ, लीकी गट इज समथिंग एल्स, वो उस पर भी हम बात करते हैं अभी। बट एक हो गया आपका एंटीबायोटिक, एंड उसके अलावा पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी रेडी टू ईट है, जो आपने पैकेट खोली और सीधा खा ली, या फिर विद इन 5 मिनट्स आपने बनाई और वो रेडी टू ईट हो गई। तो ये सारी चीज भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है। चिप्स हो गया, मैगी एंड ऑल दैट, मतलब जो चीजें हमें पसंद है। सो वो सारी चीजें, तो ये वाली चीज आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको जो चीज ऐड करनी है, आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स में आप सीड्स वगैरह ऐड कर सकते हो, आप नट्स ऐड कर सकते हो। बेसिकली आप रेनबो के कलर के जितने भी फ्रूट्स एंड वेजीज है आप वो ऐड कर सकते हो। अच्छा। और अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आपने दादी दादा नानी नाना की डाइट देखो, वो क्या खाते हैं, आप बिल्कुल वो सेम डाइट कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको सैलड्स का शौक है, आप उसके ऊपर ऑलिव ऑयल स्प्रिंकल कर सकते हो। सो ऑलिव ऑयल के अंदर एक कंपोनेंट होता है ओलियोकैंथल, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। मतलब जो आपकी आइबुप्रोफेन मेडिसिन है जो इन्फ्लेमेशन को कम कर रही है, वही सेम काम आपका ऑलिव ऑयल ओलियोकैंथल के अंदर जो, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट है, वो कर रहा है। आप टमाटर ऐड कर सकते हो अपने रूटीन में। टमाटर में लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन आपके स्किन लाइटनिंग में हेल्प करेगा। और तो आजकल बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं ना, वो टमाटर से कुछ बना के फेस पे लगाओ एंड देन वो एक तरीके से ब्राइटनिंग हो जाती है उससे स्किन। जितने भी हमारे रेड एंड ऑरेंज फैमिली के और येलो फैमिली की चीज़ें हैं जिसमें थोड़ी सी भी खटास है, उसमें विटामिन सी है और उससे ब्राइटनिंग तो होगी। आलू यूज़ करते हैं लोग, उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है स्किन को ब्राइट करने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। तो किचन में भी बहुत सारा सामान है जो आप यूज़ कर सकते हैं। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू मिक्स इट विद दी प्रोडक्ट्स। अच्छा। कि आपने प्रोडक्ट यूज़ किया ग्लाइकोलिक एसिड, फिर आपने ये विटामिन सी वाला नींबू रब किया फेस पे, उसके बाद आपने फिर मॉइस्चराइजर लगाया, उसके बाद आपने कोई सीरम लगाया जिसके अंदर रेटिनॉल है, फिर तो स्किन इरिटेट होगी, बहुत इरिटेट होगी। फिर देन यू विल कम टू द डॉक्टर कि आपके स्किन प्रोडक्ट से हमारी स्किन खराब हो गई है। तो मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट नेचुरल किचन प्रोडक्ट्स, बट आपको पता होना चाहिए कि कब यूज़ नहीं करने हैं।
हाँ, क्योंकि कई बार नेचुरल चीज़ें भी ज़्यादा यूज़ कर लेना फेस के ऊपर एटलीस्ट वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। हाँ, स्किन के लिए लेस इज मोर। लेस इज मोर। तो आजकल जैसे आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया था रेटिनॉल, ये बहुत फेमस है। ये रेटिनॉल है क्या, और ये मतलब ये वाकई में बेनिफिशियल है? रेटिनॉल विटामिन ए है बेसिकली। अच्छा। और इसके अलग अलग फॉर्म्स आते हैं। ओके। इसकी टैबलेट कैप्सूल फॉर्म भी आती है जो आप ओरली ले सकते हैं। तो वो कैप्सूल बेसिकली हम ग्रेड 3-4 एक्ने में देते हैं। और उसके अलावा आपके जो क्रीम फॉर्म जेल फॉर्म्स में आता है वो भी अलग अलग नाम से आती है। एक्ने में भी देते हैं, एक्ने मार्क्स में भी देते हैं, एंटी एजिंग पर्पस के लिए भी देते हैं। एंड आजकल तो लोगों ने बहुत जल्दी शुरू कर दिया रेटिनॉल यूज़ करना, विच आई फील कि सब चीज़ों का अपना काम है और रेटिनॉल पर्पस है। ऑयल भी आता है आजकल, मैंने नहीं, सीरम आता है, क्या आता है रेटिनॉल? हाँ, सीरम, जेल्स, हाँ। क्रीम्स। तो ये रेटिनॉल बेसिकली विटामिन ए है। उसका काम क्या है, जो मैं बता रही थी कि नीचे की स्किन की लेयर ऊपर आएगी, शेड ऑफ होगी, उसकी वो स्पीड को इंक्रीज कर देता है एंड ताकि एक्सफोलिएशन थोड़ा जल्दी हो। अच्छा। और थोड़ा कोलेजन बिल्डअप में हेल्प करता है, स्किन हेल्दी करता है। और आपके क्योंकि स्किन जल्दी जल्दी शेड ऑफ हो रही है तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी कम होते हैं। और अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, मतलब इट्स लाइक अ फैमिली में जैसे अलग अलग मेंबर्स होते हैं। छोटे बच्चे का कुछ और काम है, डैड का, फादर का, मदर का, सबका अलग अलग काम है। वैसे ही रेटिनॉल्स अलग अलग नाम से आते हैं, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग उनका जॉब है। जैसे सबसे मिनिएचर फॉर्म हो गया एक अडाप्लिन जो हम एक्ने के लिए देते हैं। रेटिनॉइन जो हम एक्ने एंड एक्ने मार्क्स के लिए देते हैं। रेटिनॉल जो आजकल बहुत फेमस है वो हम एंटी एजिंग के पर्पस से देते हैं, जो फाइन लाइंस पे वर्क करता है। और ये सब प्रेगनेंसी में आप नहीं यूज़ करना चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ बिल्कुल करना नहीं। चाहिए। सो बेसिकली ट्रेटिनॉइन, आइसोट्रेटिनॉइन जो कैप्सूल है हाँ। वो आपको ऐसे ही कैजुअली भी नहीं खाना चाहिए। आप प्रेगनेंसी में उसको यूज़ नहीं खा सकते हैं, लैक्टेशन के समय पे, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई पेशेंट आइसोट्रेटिनॉइन के लिए मैं सोचती हूँ कि मेरे को देना है, पहले मुझे उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, मेरे को उसका CBC, LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट चाहिए, मुझे उसका लिपिड प्रोफाइल चाहिए, बिकॉज वो ट्राइग्लिसराइड्स, मेरे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेसिकली उनको इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीज़ें तो ओवर द काउंटर नहीं मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। एंड अगर मैं आइसोट्रेटिनॉइन ले रही हूँ, मेरे को आज मैं आइसोट्रेटिनॉइन बंद करूंगी, मुझे 3 to 4 months लगेंगे उसको मेरे बॉडी से फ्लश आउट होने के लिए। उसके बाद मेरे को प्रेगनेंसी प्लान करनी शुरू करनी है। मतलब श्योर बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज अभी भी यूज़ कर रही होंगी इसको, बिकॉज ये तो इतना इजीली अवेलेबल है। ऑनलाइन ही आपको 10 प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं जो आप घर पे आपके डिलीवर हो जाते हैं। सो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो आइसोट्रेटिनॉइन खा रहे हैं। और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका ब्लड टेस्ट वो तो कराया ही नहीं है और डॉक्टर ने उनको लिख के दे दिया है। मतलब दिस इज नॉट राइट। आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ये है कि एक लाइक आई फॉलो द होल प्रोटोकॉल। जब मैं करती हूँ, हाँ, तब तक मैं बहुत प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करती हूँ। और आई नो कि अगर मैंने पेशेंट को आइसोट्रेटिनॉइन प्लान किया है, सो आई कीप देम वेल इन्फॉर्म्ड कि आइसोट्रेटिनॉइन का काम क्या है। और आप आज इसको 3-4 महीने आप लेंगे और उसके बाद आप 3 महीने छोड़ने के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, तो वो देन इट इज देयर डिसीजन कि उनको वो लेना है कि नहीं लेना है। बट यू शुड ऑलवेज इन्फॉर्म देम, क्योंकि वो प्रोडक्ट के ऊपर तो ऐसा कुछ वार्निंग नहीं लिखा होता। रेटिनॉल पे, सीरम्स और उन सब पे नहीं, बट जब आप कैप्सूल लेंगे तो उसमें लिखा होता है पीछे कि ये कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। तो ये भी आई थिंक ये नींद की दवाई की तरह है, इसको वैसे कर देना चाहिए कि विदाउट प्रॉपर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ये आपको ना मिले। नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फार्मेसी या 1mg पे, सो दे नीड अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। आप वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप अपलोड करेंगे तब आपके घर डिलीवर होगा। बट आई थिंक इतने सारे जो तो आजकल आप ये तो कॉस्मेटिक कंपनीज ही आपको डिलीवर कर देती हैं घर पे, दे डोंट रिक्वायर अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन और एनीथिंग। सो दिस इज रॉन्ग। तो ये मेडिकल एसोसिएशंस कुछ इसको देख नहीं रही है, तो इट्स लाइक प्लेइंग विद योर हेल्थ एंड आई थिंक वन कंप्लेन एंड इट विल बी सॉर्टेड। पर हाँ, पर वो कौन करे, वो सोचा जा रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो डॉक्टर मुझे एक चीज़, हम लोग कमिंग बैक टू द डाइट, और मुझे एक चीज़ बताओ, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट विच इज़ बेटर फॉर स्किन? क्या वेजिटेरियन खाने से, नॉन वेजिटेरियन खाने से आपकी स्किन के ऊपर ज़्यादा एक्ने और वो सब कुछ होता है?
अगर आप रेड मीट के ऊपर रिसर्च है कि रेड मीट इज एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ इन्फ्लामेशन आपके गट की भी हो सकती है, फेस की भी हो सकती है, बट अभी अगर आप नॉर्मल चिकन भी ले रहे हो तो वही है कि अगेन दे हैव बीन फेड विद एंटीबायोटिक्स, तो वो आपकी मसल में स्टोर होता है एंड व्हेन यूर ईटिंग अ चिकन वो आप उसका मसल पे उसके फीड कर रहे हो। सो यस, ये इन्फ्लेमेशन तो इंक्रीज़ करता है। जब मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है जो मुझे पता है कि इसकी स्किन गट से रिलेटेड है, सो द एलिमिनेशन डाइट आई वाज टॉकिंग अबाउट, आई स्टॉप देयर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स एज इन रेड मीट और जो चिकन कंज्यूम कर रहे हैं वो मैं बंद कर देती हूँ। बचपन में हम लोग सुनते थे ना, बंगाली लोग फिश बहुत खाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए और हेयर के वो लिए। उसमें ओमेगाज हैं और वो हेल्दी फैट है, वो आपके स्किन को अच्छा करेगा, आपके बालों को अच्छा करेगा, तो वो अच्छा नॉन वेजिटेरियन। अभी बंगाली में आई डोंट नो एग्जैक्टली इसको बंगाली में क्या कहते हैं, बट बंगाली में दे से कि अगर आपको दिमाग बढ़ाना है तो आपको फिश खानी चाहिए। अच्छा। सो बंगालीज की तो फेवरेट है मतलब फिश, और हर एक रीजन का भी ज्यादा होता है बंगालीज में, दे मोर इंटेलेक्चुअल एंड द क्रिएटिव आल्सो। हाँ, बट हर रीजन का कुछ ना कुछ एक स्टेपल फूड है और उसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, तो वैसे हम लोग, अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, ये तो वेस्टर्न हो गया, नॉर्थ में क्या ऐसा फूड है जो हम लोग रेगुलर कंज्यूम कर सकते हैं, जो इजीली अवेलेबल है, जिसको हमें लगता है कि इतना एडल्ट्रेटेड नहीं होगा, जो खा सकते हैं? नॉर्थ में एक्चुअली नॉर्थ नहीं, क्योंकि नॉर्थ इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। नॉर्थ में यूजुअली दूध और घी चलता है, सो आप दूध हटा दो, यू कैन कंज्यूम घी। घी इज अ गुड सोर्स ऑफ आपका जो हेल्दी फैट चाहिए हमें, वो जितने भी आपके हार्मोन्स है, आपके हार्मोन्स को एक व्हीकल चाहिए बॉडी में मूव करने के लिए, इट्स योर हेल्दी फैट्स, तो आप घी अपने उसमें ऐड कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा हो है, आप अपने किचन में ही स्पाइसेस में से आप हल्दी अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो। वैसे तो हमारे रूटीन में हल्दी हर डिश में होता ही एडेड, करेक्ट। आप सिनेमन ऐड कर सकते हो मॉडरेशन में। हाँ, आप सुबह उठे, आपने गरम गुनगुने पानी में आपने नींबू डाला एंड देन आपने वो ड्रिंक कर लिया, तो वो डिटॉक्स में हेल्प करेगा। तो नॉर्मल यूजुअल चीज़ें जो हम करते हैं, भी हाई कर देता है। हाँ, तो उसमें से आप लेमन ऐड कर सकते हो, वो आपको विटामिन सी दे देगा। आप घी ऐड कर सकते हो जो आपको हेल्दी फैट्स दे रहा है। हेल्दी फैट्स के साथ में ओमेगाज में आपको वही अपना सारा नट्स आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद आई सेड आप ऑलिव ऑयल अपने रूटीन में ऐड कर सकते हो, उसमें आपको कुकिंग के बजाय ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हो एंड देन हल्दी। हाँ, सो मतलब, और साथ में रेनबो कलर जितना आप कंज्यूम करोगे उतना अच्छा है। ग्रीन्स हो गए उसके अंदर, सब आपका येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, तो जितने भी कलर्स रेनबो में है, अगर उस तरीके की आपकी प्लेट दिखती है, फिर आपको कुछ और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अभी तो हम लोगों ने स्किन की बातों के लिए, नाउ विल कम टू द एस्थेटिक पार्ट। ओके, तो आजकल बोटॉक्स, फिलर्स सेलिब्रिटीज़ भी बहुत करा रहे हैं, और सेलिब्रिटी से ज़्यादा जनरल पब्लिक आजकल बहुत करा रही है, और आप तो खुद एडमिनिस्टर करते हैं। आई डू इट, यस यस यस। तो मुझे इनके बारे में थोड़ा सा बताओ, बोटॉक्स और फिलर्स में एक तो फ़र्क क्या है, और ये दोनों होते क्या है? ओके, और कहाँ यूज़ हो सकते हैं? सो बोटॉक्स एंड फिलर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अलग चीज़ें हैं। दोनों यूज एंटी एजिंग में होती है, बट ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जो बोटॉक्स है हमारा, वो एक न्यूरोमॉड्यूलेटर है, मतलब कि जो मेरी मसल्स की जो मूवमेंट हो रही है, वो उनको बस रिलैक्स कर देता है। सो अगर मैं बात करूँ अब मैं अभी अपने ब्राउज रेज कर रही हूँ, तो आपको लाइंस दिख रही है, राइट? एंड देयर लॉट ऑफ पेशेंट्स जो बोलते हैं कि हमको ये जो हुडेड है ये नहीं पसंद है, व्हाट डू यू डू विद इट, और मेरे को आईब्रोज अपनी थोड़ी आर्च्ड चाहिए। तो अगर हम फोरहेड पे बोटॉक्स करते हैं तो आपको एक बहुत ही शाइनी सा फोरहेड, जब आपने देखा होगा कि बहुत शाइनी फोरहेड होता है बहुत सारे लोगों का, है ना, सो वो बोटॉक्स का भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रेशन, बट बोटॉक्स से भी वो अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आर्च्ड ब्राउज चाहिए, वो अचीव हम कर सकते हैं उससे, क्योंकि ये वाली जो आपकी मसल है, अगर वो मसल मेरी इसको नीचे पुश कर रही है, पुल कर रही है, मैं उसको रिलैक्स कर दूंगी तो वो एलिवेटेड रहेगी, तो वो कर सकते हैं। व्हेन वी स्माइल, यहाँ पे जो हमारे फाइन लाइंस आती हैं यहाँ, हाँ, ये अगर आप देखो तो क्रो की फीट जैसी दिखती है, इसको क्रोस फीट बोलते हैं। एंड हम ये वाली लाइंस को हटा सकते हैं। अच्छा, आपकी आंखों के नीचे जो फाइन लाइंस है, लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट, हम बेबी बोटॉक्स करके उसको बेटर कर सकते हैं। बेबी बोटॉक्स? बेबी बोटॉक्स बेसिकली
इट्स अ फनी नेम, बट बेबी बोटॉक्स बेसिकली एक बहुत ओवर डाइल्यूटेड डोज होती है बोटॉक्स की. इट इज़ नॉट दैट कॉन्सेंट्रेटेड हाउ वी वुड वांट टू यूज इट फॉर द मसल्स. तो हम उसको उस पर वर्क कर सकते हैं. अदरवाइज कोई स्माइल कर रहा है तो उसके गम्स नजर आ रहे हैं व्हेन वी स्माइल ना, तो हम गमी स्माइल के लिए कर सकते हैं. एंड इफ यू लुक एट माई फेस, अगर मैं क्लेंच करती हूँ, यू कैन सी माई ये मूवमेंट होता है यस, दिस पार्ट मूविंग. सो मेरी यहाँ की जो मैसेटर जो मसल्स है च्यू करने के लिए, उसको अगर मुझे रिलैक्स करना है, उसको मैं स्लिम डाउन इफेक्ट दे सकती हूँ अपने जॉ लाइन पे, तो मेरी ये थोड़ा सा स्लिम डाउन इफेक्ट देगा. सो मैं अपने फेस पे वर्क कर सकती हूँ. मेरी जो नेक की लाइंस है, जिसको हम टेक लाइंस भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम नीचे देखते हैं सारा टाइम एंड वी आर वर्किंग, तो मैं इन लाइंस पे वर्क कर सकती हूँ. आजकल काम करते करते मतलब यू फील लाइक यू नो आपके शोल्डर स्टिफ हो गए, तो हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं. एक्सेसिव स्वेटिंग, यहाँ पे भी बोटॉक्स यूज करते हैं. आई थॉट बहुत वो बस सिर्फ क्या कहते हैं फेशियल उसके ऊपर ही यूज करते हैं. नो, नॉट जस्ट फेशियल. इनफैक्ट बहुत सारे मेडिकल रीजंस में भी हम बोटॉक्स करते हैं. बहुत सारे पेशेंट है जो फेशियल पैरालिसिस वाले पेशेंट में करते हैं. एक्सेसिव स्वेटिंग आपको हो रही है, एम्बैरेसमेंट बहुत होती है पेशेंट्स को, हम उसको कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं. अंडर आर्म्स में, हाथों में, वी कैन यूज देयर ऑल्सो, फीट में जहाँ पर भी एक्सेसिव स्वेटिंग है, तो उन पर्पस के लिए भी बोटॉक्स यूज होता है. अच्छा. सो बेसिकली वो मसल्स में यूज हो रहा है. Okay. और फिलर्स जो है वो आपका थोड़ा सा करेक्टिव एंड इनहैंस्ड लुक की तरफ चला जाता है. Okay. फिलर मेरा जो है वो मेरा हाइड्रोनिक एसिड का जेल है. अच्छा. जो सिरिंज में आता है. एंड वो बेसिकली अगर मेरे को फिलर जैसा नाम है, फिलर मतलब फिल कर रहे हैं हम कुछ, तो अगर आपको चीक बोन्स हाईलाइटेड चाहिए, वी कैन डू दैट. आपको नोज शार्प और पॉइंटी चाहिए, वी कैन डू दैट. आपको ब्राउ के बस एक पॉइंट चाहिए, वी कैन डू दैट. अगर आपको ये वाली लाइंस है, दे आर क्वाइट डीप, यू डोंट वांट इट, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. मेरा गोल फेस है, मुझे एक शार्पर एक ओवल लुक चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि उससे मेरी डबल चिन हाइड हो जाएगी एंड मेरा फेस थोड़ा इन्हांस हो जाएगा. वो हम कर सकते हैं. एक परफेक्ट जॉ लाइन हम क्रिएट कर सकते हैं. इनफैक्ट फिलर्स में आप आजकल स्किन बूस्टर्स भी आ गए हैं, जिससे आप ग्लो भी दे सकते हो फेस पे. विद एज आपके हैंड्स जो हैं वो थोड़ा रिंकली और एजड हो जाते हैं, हम उसको हाइड्रेट कर सकते हैं. बॉडी फिलर्स भी है जिसमें आप बट लिफ्ट कर सकते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू विद फिलर्स. एब्स वगैरह भी दे सकते हैं उससे, या वो सिलिकॉन जेल, या जैसे एब्स एक्चुअली भी दे सकते हैं, बट उसमें जितना अमाउंट ऑफ फिलर और जितना अमाउंट ऑफ एफर्ट जाएगा, और आपको वो हर साल 10 to 12 वीक्स मंथ्स में आपको जो रिपीट करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि आप सर्जरी करवा सकते हो. बट अदरवाइज अच्छा, आप एक्सरसाइज करके भी उसको, वो तो डिफिकल्ट वे आउट हो गया ना. यस, इफ यू हैव मनी एंड यू वांट टू मेक योर लाइफ वेरी वेरी इजी, फिर आप जॉ लाइन तो, क्योंकि फिर वही वाली बात होगी ना, जॉ लाइन तो फिर मैं वर्कआउट करके भी आ जाएगी. करेक्ट. पर बहुत सारे लोगों की उससे भी नहीं आती है. लाइक मेरी चिन छोटी है, अब मैं कितनी भी मेहनत करूंगी मेरी चिन नहीं लंबी होगी. तो उस केस में फिलर कैन डू. ओके. तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज, जैसे चिन की आपने बात करी, राजकुमार राव ने तो एक्सेप्ट भी किया है कि उसने आज चिन फिलर्स किए हैं, पर उसने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया मुझे लगता है. आई थिंक ही वांटेड दैट. ओके. राजकुमार राव मतलब ही लुक्स गुड, इवन दो यू फील इट्स टू मच. I think from a girl's perspective, he looks good. From a boy's perspective, अगर मैं बोलूँ तो I think he looked better before getting that implant. वो आई थिंक इम्प्लांट है, इट्स नॉट इट्स इम्प्लांट, बिकॉज जो फिलर होगा वो थोड़ा यूजुअली पॉइंटी और वैसा होता है एंड सॉफ्ट होगा वो. हाँ, और ये जो होगा वो आपको देख के आइडिया लग जाता है, बिकॉज व्हेन यू आर स्माइलिंग एंड वो बिल्कुल स्किन के साथ में ये आई थिंक ये वो वाला है जिससे वो आई थिंक ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन वगैरह करते हैं वैसे. ओके, सो जितने इम्प्लांट्स होते हैं और जो आप चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, एक फिलर आप कर सकते हो. फिलर इज़ वेरी सॉफ्ट, यू हैव टू कीप रिपीटिंग इट. आप दूसरा फैट से भी कर सकते हो. लाइक इफ आई हैव बेली फैट, मुझे नहीं चाहिए, अच्छा, सो मैंने फैट को अपना लाइपोसक्शन से निकाला, उसको मैंने प्रोसेस किया, उसको मैंने पूरा प्रोसेस करके फिलर की फॉर्म दी, एंड वो उसका फिलर करके आई विल जस्ट दो काम हो जाएंगे, यहाँ से चला जाएगा और सही जगह पे आ जाएगा. करेक्ट.
और वो आपने फिलर बना के यू हैव डन दैट। Okay. और तीसरा है कि आप पूरा इम्प्लांट कर रहे हो। इम्प्लांट अलग अलग टाइप्स के आते हैं। Silicone हाँ, तो वो अलग अलग शेप्स होती है, बस आपने वो लगा दिया। तो मतलब 3-4 तरीके से विच एवर सूट्स यू बेटर। तो आप देख के बता सकते हो कि यार इसने कुछ करा रखा है, इसने कुछ नहीं करा रखा। जनरली डॉक्टर्स बता सकते हैं ना। ऑफ कोर्स, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हाँ you can look at their face and tell कि something is being done. Okay. But then they will say no, हमने तो नहीं। कुछ नहीं। Then you touch, you come to know. ओके। पर Then also नहीं। अगर Then- आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपको तो बता देना चाहिए उसको कि यार मैंने ये करा रखा है। Exactly. जैसे डॉक्टर्स और लॉयर्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ। आई थिंक बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, बट देख के आइडिया लग जाता है। सो आपके अकॉर्डिंग अभी कौन कौन सी सेलिब्रिटीज ने क्या क्या करा रखा है, कुछ आप देखते हो जैसे? आई कांट नेम बिकॉज आई थिंक ये सिर्फ श्योरिटी वाली जो चीज़ है, हाँ। ये सिर्फ 2 लोगों को पता है। ओके। एक वो एक्ट्रेस या एक्टर को पता है, हाँ जब तक अनलेस एंड अंटिल दे डोंट टेल यू विल नॉट नो। एंड दूसरा जिस डॉक्टर ने किया सिर्फ उनको पता है। एंड एक चीज होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ। तो डॉक्टर तो कभी नहीं बताएगा कि किस पेशेंट का मैंने क्या किया है। हाँ। अगर पेशेंट को बताना है तो वो बता सकता है, बट इनफैक्ट जो भी देखेगा उसको पता चल जाता है यूजुअली ना। और बहुत सारे वो है जो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे रिसेंटली आई वाज वॉचिंग दिस शो द ट्राइब, अच्छा। सो आई थिंक इट इज ऑन प्राइम। तो द ट्राइब पे देर इज वन इन्फ्लुएंसर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जाफरी, मिस जाफरी। सो शी सेड कि शी टोल्ड कि हाँ मैंने तो लिप फिलर कराया है और ये वो वही है कि इफ़ यू कम टू नो देन इफ़ दे टेल यू कि भाई मैंने ये चीज़ कराई है, आप शॉर्टी से तो तभी बोल सकते हो। अभी 1-2 वीडियोस आपने आलिया भट्ट के बहुत वायरल हो रखे थे, आपने देखा होगा। वो जब स्माइल कर रही थी तो वो एक ही साइड से स्माइल हो रहा था, एक साइड बिल्कुल उसका हिल ही नहीं रहा था। राइट। वो भी तब लोग बोल रहे थे आई थिंक बोटॉक्स थोड़ा ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बोटॉक्स अगर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो मसल है वो थोड़ा रिलैक्स ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि बिकॉज आई वॉज टेलिंग यू कि यहाँ पे मैसेटर है जो मुझे शार्पर जॉलाइन चाहिए। मैंने अगर यहाँ पर बोटॉक्स किया बट मैंने थोड़ा सा आगे किया जहाँ से मेरी एक स्माइल वाली मसल जा रही है, अगर वो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई तो फिर मेरी स्माइल ऑल्टर्ड होगी। तो ऐसा हो जाता है कि मतलब डॉक्टर लगा रहा है, लगाना इधर जगह उधर लगा दिया। आई एम श्योर इफ इट हैपेंड विद एनी फिल्म स्टार तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली दे वुड बी गोइंग टू द बेस्ट वन। ऑब्वियसली उनकी रिसर्च उतनी रहेगी और वो जा सकते हैं। तो कहीं पे भी हो सकता। अगर मैं किसी को फिलर करती हूँ और मैंने यहाँ इंजेक्ट करना है, यहाँ पर मेरी कोई अगर ब्लड वेसल नहीं जाती, देयर हैव बीन केसेस वेयर दूसरा पेशेंट, और मुझे पता है सेफ जोन है, वहाँ पे हो सकता है उसकी। एग्जैक्टली। तो सबकी बॉडी अलग होती है, तो हो सकता है कि मे बी शी स्लेप्ट ऑन वन साइड, मे बी शी मसाज्ड, मे बी देयर वाज मोर क्वांटिटी, मे बी हर मसल का स्ट्रक्चर वाज डिफरेंट, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट ऐसे केस में फॉर द नॉर्मल पब्लिक ये बहुत ज़रूरी है कि आप किससे इंजेक्ट कराने जा रहे हो, हु इज़ योर इंजेक्टर। Okay. तो जब आप इंजेक्टर अपना चूज़ कर रहे हो फॉर अ सर्टेन प्रोसीजर लाइक दिस, आपके इंजेक्टर को ये तो पता होना ही चाहिए ऑफ कोर्स कहाँ करना है, पर आपके इंजेक्टर को ये भी पता होना चाहिए कहाँ इंजेक्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली। उसके ज़्यादा पैसे हैं। उसके ज़्यादा पैसे हैं, हाँ ऑफ कोर्स। तो लगा तो सभी देंगे बट कहाँ नहीं लगाना है वो ज़्यादा वो ज़रूरी ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट है। तो किस एज ग्रुप के लोग आजकल ज़्यादा आ रहे हैं? मैंने सुना है बहुत यंग लड़कियां बोटॉक्स कर रही हैं, फिलर्स कर रही हैं। Correct. शुड दे डू इट? मतलब एथिकली आपको लगता है कि वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है? I feel it's the individual's choice, but Okay. as a doctor, I do not prefer a very college-going girl coming to me and telling me कि मेरे को ये करना है आप कर दो, like मुझे बोटॉक्स करना है आप कर दो। मतलब आप मैं आई कम फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट कि ये ट्रीटमेंट्स आप जितना डिले कर सको यू कैन, बट उतना डिले भी नहीं कि वो असर ही नहीं करे। अगर मेरे को फाइन लाइंस अभी मेरी बॉदर कर रही है और मैं अभी अगर करना शुरू करूँगी बोटॉक्स, तो मैं अपने डीप लाइंस को फॉर्म करने के लिए पुश कर सकती हूँ आगे। ओके। बट अगर मेरी डीप लाइंस ऑलरेडी बन चुकी है फिर मैं बोटॉक्स कर रही हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि डीप लाइंस बन चुकी है। फिर मुझे बोटॉक्स भी चाहिए, फिर मुझे फिलर्स भी चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए। तो किसी किसी को एक्सप्रेशन थोड़ा जल्दी आते हैं, किसी को थोड़ा लेट आते हैं, टोटली डिपेंडिंग कि आपका वर्क प्रोफाइल वो चीज़ डिमांड कर रहा है या फिर आपके फ्रेंड्स ने कराया है इसलिए आपको कराना है। पीयर प्रेशर में। एग्जैक्टली, वो पीयर प्रेशर में करा रहे हो तो वो जानना ज़रूरी है। एंड यूजुअली यंग गर्ल्स जितनी होती हैं दे डोंट कम विद देयर पेरेंट्स, तो वो दे कम
खुद से कि पहले हाँ कि मतलब पता करके आते हैं कि कैन वी डू इट और नॉट। बहुत सारी यंग गर्ल्स है जो दे डोंट टेल देयर फैमिली ऑल्सो कि हमने ये कराया। ऑल द एस्थेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा भी चेंज अगर होता है पता चल जाता है बिकॉज आप हल्का सा चेंज, एक ड्रॉप से आप पूरा फेस का आप चेंज कर सकते हो और आप उसको इन्हांस कर सकते हो जस्ट विद 1 ड्रॉप ऑफ फिलर। बिकॉज जब हम फिलर करते हैं तो एक लास्ट ड्रॉप जो मैं हमेशा रखती हूँ, आई ऑलवेज कीप इट टू सी कि आई ऑलवेज आस्क द पेशेंट कि अब आपको क्या लग रहा है, एंड द पेशेंट वुड टेल कि आई एम हैप्पी, देन आई कीप द लास्ट ड्रॉप टू डू माई थिंग ताकि पेशेंट बिकम्स हैप्पी। ओ वो वाला जो इफेक्ट होता है उसके लिए, वाओ इफेक्ट। राइट। तो यंग गर्ल्स तो डेफिनेटली आती है बट आई फिल्टर कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों है। फॉर अ कॉलेज गोइंग गर्ल जिसको बोटॉक्स कराना है, जस्ट बिकॉज आई डोंट प्रेफर डूइंग इट। आई डोंट प्रेफर डूइंग इट। डॉक्टर्स प्ले इनटू दैट इनसिक्योरिटी, ये कर देते हैं डॉक्टर्स नहीं, आई थिंक हो सकता है बिकॉज अगर वो मुझसे नहीं करवा रही, कहीं ना कहीं से तो करवा रही हैं, कोई ना कोई तो कर रहा है। बट वो है कि इट्स अ डॉक्टर्स चॉइस ऑल्सो कि आपको वो फाइन लाइन, आपको वो हर पेशेंट को ट्रीट करना है या फिर यू नीड टू समटाइम्स काउंसिल द पेशेंट ऑल्सो दैट यू नीड टू वेट। एक एथिकल पॉइंट होता है जहाँ पे आप देखते हो यार इसको ज़रूरत भी है या नहीं है, या सिर्फ बस पैसा कमाने के लिए आपने कर दिया उसका ट्रीटमेंट। माई क्लिनिक मोस्टली वर्क्स विद वर्ड ऑफ माउथ। ओके। तो जितने भी मेरे पेशेंट्स होते हैं they bring their friends and family, not because they know कि मैं कुछ अलग सा बताऊंगी, but because they vouch for me कि मैं एक जेन्युइन एडवाइस देने के लिए वो आ रहे हैं कि आप मुझे एटलीस्ट ये बता दो कि राइट एज क्या है और क्या कराना चाहिए, अभी रुकूं कि नहीं रुकूं। स्पेशली जो एस्थेटिशियंस होते हैं उनको आई थिंक वो एक साइकोलॉजिस्ट की तरह भी उनको बिहेव करना पड़ता होगा। रीजन बीइंग क्योंकि जो अपने फेस में इतने चेंजेस करवाना चाहता है वो तो एनीवेज इनसिक्योर है अबाउट देयर लुक्स। करेक्ट। तो आप उसके लिए क्या करते हो? आप पहले उनको काउंसिल करते हो यार तुम्हें ज़रूरत है नहीं है क्या, मतलब उसका कुछ प्रोसेस होता है या जस्ट बिकॉज वो आए हैं? और जब मैं किसी पेशेंट को मना कर रही हूँ कि आपको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत क्यों नहीं है, तो वो एक काउंसलिंग का पार्ट होता है कि मतलब मेरी ओपिनियन में एक्चुअली में उनको ज़रूरत क्यों नहीं है। अगर मैं ये समझती हूँ कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत इसीलिए है बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू इमोशनल ट्रामा, शी इज़ गोइंग थ्रू दिस, शी इज़ गोइंग थ्रू दैट, या फिर उनकी शादी है, वेडिंग है और उनको बहुत ही ज़्यादा डीप अंडर आइज है, वो मेकअप से भी हाइड नहीं हो रहा है एंड शी वांट्स इट, फिर तो उसमें काउंसलिंग का कोई सेंस नहीं बनता। शी नीड्स इट, यू हैव टू डू इट। इवन शी इज़ यंग, शी इज़ गेटिंग मैरिड और उनकी ज़रूरत है करने की, तो आपको करना पड़ेगा। बट कोई कॉलेज गोइंग लड़की है जिसको लिप्स अगर वो चाहिए कि थोड़े से प्लम्पी हो जाए, करेक्ट, अगर थोड़े से प्लम्पी लिप्स चाहिए तो आजकल लिप प्लम्पर्स भी अवेलेबल है जो लिप बाम के जैसे काम करते हैं, तो आप कुछ टाइम उसको यूज़ करो, यू सी इफ़ यू रियली लाइक इट only then you come to me। अच्छा, मतलब बाहर से प्लम्पी लुक आ जाएगा उसमें? करेक्ट, हाँ। उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें थोड़ी सी बर्निंग स्टिंगिंग सेंसेशन होती है, जैसे मेंथॉल हो गया। इसका आदत भी पड़ जाता है डॉक्टर कि एक बार करवा लिया उसके बाद फिर हर 2 महीने में लोगों को शौक लग जाता है, जैसे मेरा टैटू है, ठीक है, इट्स लाइक दैट ओनली। मैंने एक कराया, फिर मुझे लगता है यार एक और दूसरा करवाता हूँ, फिर मुझे लगता है तीसरा भी कराया। अब मेरे 4-5 टैटू, उसके बाद मुझे घर वालों ने मना कर दिया, तो टैटू होगा या तुम घर से निकलोगे। तो ये घर वालों का काम मैं करती हूँ, स्टॉप। okay. हाँ, आई हैव टू टेल देम। और क्योंकि आपको आदत हो जाती है अपने आप को एक बेटर लुकिंग इनहैंस्ड लुक के साथ देखने की, एंड देन नोबडी वुड वांट टू गो बैक। अगर मैं अपने आप को इनहैंस करके एक शार्पर चीक बोन अपने आप को देख सकती हूँ, दे सकती हूँ, और मुझे वो अच्छा लग रहा है, बट वो मेरा रिजल्ट चला गया, माई फेस इज ऑल सैगिंग एंड ऑल, इवन आई वुड वांट टू गो बैक एंड हैव दैट लुक इफ इट इज पॉसिबल, देन व्हाई नॉट। सो एडिक्टिव तो होता है, हाँ, बट वो है कि एक लाइन है एडिक्शन एंड ओवरडूइंग, उसके बीच में। एंड इसका कॉस्ट क्या रहता होगा डॉक्टर? लाइक डज इट डिपेंड ऑन कि आप कौन से ब्रांड का यूज कर रहे हो या किस डॉक्टर से आप करवा रहे हो? डेफिनेटली यस, बट मोर और लेस सारे प्रोडक्ट्स का सेम प्राइस है। ओके। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, एंड इट इज द hands of the doctors that makes the treatment more expensive. So for अब टोटली डिपेंडिंग कि आपको बोटॉक्स जो है वो हम चार्ज करते हैं पर यूनिट। ओके। सो और जो फिलर्स है वो हम चार्ज करते हैं पर ml। जैसे इफ आई टॉक अबाउट जस्ट दीज क्रोज फीट, किसी की माइल्ड हो सकती है, किसी की थोड़ी डीप हो सकती है, किसी की थोड़ी सी ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकती है। सो अगर मेरे को जितनी भी नीड है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को करना है पेशेंट को 20 to 30 यूनिट्स के बीच में, तो आई वुड वांट टू चार्ज देम पर यूनिट, है ना, कि कितने की नीड है, क्योंकि टोटली डिपेंड करता है। बहुत सारे क्लिनिक्स चार्ज करते हैं एज पर एरिया, क्रोज फीट इतना,
चाहे अच्छा। जितनी भी यूनिट्स हो. अच्छा. And some patients like to charge, some doctors like to charge and the clinics like to charge as per the units used. अच्छा. अब वो आपका लाई कर सकता है somewhere from 300 to 500 Per per unit. unit. हाँ. अच्छा. This is average. इससे कम भी लोग कर सकते हैं और इससे ज़्यादा भी लोग कर सकते वैसे हैं. अगर मुझे जैसे ये लाइंस हटानी हो अपनी तो how much unit do you think? Smile for me. Like you're very happy. Okay. इससे ज़्यादा खुश मैं हो नहीं सकता. ओके सो इस केस में मैं करना चाहूँगी तकरीबन एंड इज इट गोइंग टू बी अ फर्स्ट टाइम? Yeah, I've Okay. never done anything on. I told you ना, मैं वो जो बॉडी लोशन लगाता हूँ वही फेस पे भी फेस लगाता पे हूँ. भी लगा लेता हूँ. करेक्ट. सो इस कंडीशन में मैं क्रोज फीट में करना चाहूँगी आपके 12 यूनिट्स ईच. 24 units. So around कितना, अगर 300 rupees per unit है तो 16,000 rupees something. अप्रॉक्स. हाँ, Approx. क्रोज फीट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. अच्छा. और अगर मुझे ये लाइंस हटानी हो तो it'll be मोर बिकॉज उसमें ज़्यादा यूनिट्स लगेगा. करेक्ट. एंड अब फिलर्स की जो अलग अलग वेरिएशंस होती है. कुछ फिलर्स होते हैं जो आपको सिर्फ आपके फिल करते हैं. सॉफ्ट टाइप का फिलर है, डिपेंडिंग कि वो कितना क्रॉस लिंक्ड है साथ में, कितना नॉन क्रॉस लिंक्ड है. फिलर्स आपके कुछ होते हैं जो थोड़ा सा हार्ड होते हैं, जो आपके उसके जो लिए वो एकदम शार्प एज देंगे. एग्जैक्टली वो थोड़ा सा आपको शार्प लुक देंगे और इट विल सिट देयर. और कुछ होते हैं जो they'll sit and they will make their space. जैसे अच्छा. अंडर आइज हो गया, Jelly type. आपका लिप्स हो गया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया आपके ये वाला. इस लाइन के लिए और लिप्स के लिए मैं हार्ड फिलर नहीं कर सकती बिकॉज यू वांट टू यूज देम ऑल द टाइम व्हाइल यू टॉकिंग. और कुछ फिलर्स होते हैं जो आपको सिर्फ हाइड्रेट करते हैं फेस पे, ग्लो देते हैं फेस पे, स्किन बूस्टर जैसा करते हैं, थोड़ा इलास्टिन को बूस्ट करते हैं. सो इट कैन बी समवेयर बिटवीन 24 to 35,000 पर ml. पर ml. तो पर वो उतना ही यूज होता होगा ना, लाइक 2 ml 3 ml. एक सिरिंज में 1 ml आता है. अगर एक सिरिंज आपकी है, आपको सिर्फ 0.5 चाहिए, अच्छा. तो भी आई विल चार्ज फॉर 1 ml सिरिंज. वाई? बिकॉज आई कैन नॉट यूज योर सिरिंज ऑन एनीबडी. तो वो मैं 0.5 ml अपने साथ घर ले जाता हूँ. आप उसका क्या करोगे? नहीं, I'm just joking. वो मेरे को और डर रहेगा कि पता नहीं आप क्या करने वाले हो उसका. सो फॉर विच रीजन वी डोंट अलाउ. बट हाँ, यू कैन कम बैक एंड हाइड्रोनिक एसिड इज समथिंग जो कहीं ना कहीं यूज हो जाता है. हाँ, लाइक अगर मैंने आपके अंडर आइज को फिल किया है एंड आई फील कि अब आपको नीड नहीं है, मे बी आई डू लिटिल बिट ऑफ हाइड्रेशन ऑन योर लिप्स. और वो आपके लिप्स की शेप चेंज नहीं करेगा, खाली आपके लिप्स को हाइड्रेट कर देगा. जो आपकी लाइंस है इतनी सारी, उसकी विजिबिलिटी को कम कर देगा. अच्छा. तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं डॉक्टर? ऐसा तो नहीं हो सकता ये कुछ साइड इफेक्ट्स ना? साइड इफेक्ट्स इनके होते हैं अगर आप गलत इंसान से गलत तरीके से गलत जगह पे इंजेक्ट कराओ तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं. जैसे क्या साइड इफेक्ट्स? देयर हैव बीन केसेस वेयर फिलर आप, क्योंकि यहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स जा रही है, आपकी जो ब्लड वेसल है, बोटॉक्स मेरा ब्लड वेसल के अंदर गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको ब्रूज आएगा, सेटल हो जाएगा. अगर मेरा फिलर ब्लड वेसल में गया तो ऑब्वियसली उसकी सर्कुलेशन को वो ओक्लूड कर देगा, बंद कर देगा, बिकॉज इट जेली. और वो उसको बंद कर देगा तो ऑब्वियसली वहाँ की जो सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे ब्लाइंडनेस भी हुई है, बट वो बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही उबर रेयर है. बट लाइक आई सेड, हाँ, एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू चूज योर इंजेक्टर वेरी वेरी केयरफुली कि कौन कर रहा है, बिकॉज उनको ये पता तो है कहाँ करना है, बट ये पता होना चाहिए कहाँ नहीं करना है. तो जैसे आप तो MBBS करा, then you did your dermatology, then you did your all this studies, aesthetics का studies. But मैंने अभी salons के बाहर भी बोर्ड लगा देखा है, botox, get your botox done, और इतने में मतलब बहुत मिनिमल चार्जेस में दे आर डूइंग इट. वो कैसे कर रहे हैं? वो क्या वहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं या क्या चक्कर चल रहा है? वो एक्चुअली में मेरे को लगता है वो चक्कर ही चल रहा है, क्योंकि अगर आपको मैं ये बोलूँ कि गुच्ची पे सेल लगी है इस जगह पर, ऑब्वियसली somebody who is a fan of Gucci would know कि वो सेल पे नहीं जाते हैं. बट अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसा ऐसा है एंड जो चीज़ आपको स्टोर से मिल रही है फॉर 2 lakhs, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी फॉर 1 lakh. तो आप एक बार जाके देखोगे, राइट? एक बार चेक करके आता हूँ. और आप चेक करोगे, वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो आपको बैठा कर दे विल कन्विंस यू कि मतलब दिस इज़ द राइट थिंग, ये ओरिजिनल ही है, ये ऐसा है, ये वैसा है. एंड जो पेशेंट्स हैं
जिनको ट्रीटमेंट, आधे से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं भी करानी होती, बट दे एंड अप गेटिंग द ट्रीटमेंट डन। एंड कितने सारे पेशेंट्स हैं जो नहीं पूछते हैं कि मतलब आपके डॉक्टर का हमें वो दिखाओ, बिफोर आफ्टर का काम दिखाओ कि मतलब उसने ये पेशेंट्स को डील किया हुआ है। यस, कि उनका रिजल्ट कैसा है। क्योंकि आपका जो इंजेक्टर है वो आपके फीचर्स को इन्हांस भी कर सकता है, आपको आर्टिफिशियल भी लगा सकता है, और आपको ऐसा भी लुक दे सकता है जहाँ पर यू से वाओ कि मतलब कुछ कराया है बट यू डोंट नो कि क्या कराया, बट इट इज लुकिंग वेरी नाइस। तो वैसा तो कितने सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं। और सैलून्स में जितने भी डॉक्टर्स जाते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ दे आर एक्चुअली जेन्युइन डॉक्टर्स। बहुत सारे सैलून्स हैं जहाँ पर डाइटिशियंस इंजेक्ट करती हैं। डाइटिशियंस? यस, और फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे आपने तो किया हुआ है मतलब, पर ये कई स्किन क्लिनिक्स भी हैं जिसमें डॉक्टर्स नहीं कर रहे होते हैं। स्किन क्लिनिक्स के अंदर भी डॉक्टर्स ने लोगों को ट्रेन कर रखा है कि आप कर दो, और लोग आके थेरेपिस्ट करते हैं, कर रहे होते हैं। तो वो भी मेडिकल एसोसिएशन हमारी कुछ नहीं देखती। क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर आप फेस पे इंजेक्शन लगा रहे हो? आपने किसी आई जस्ट टोल्ड यू कि उससे ब्लाइंडनेस के केसेस हुए हैं, मतलब इससे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग क्या होगा, राइट? और आजकल तो इतने कोरियन फिलर्स और चाइनीज फिलर्स, पता नहीं कौन से पता नहीं कौन से रास्ते से आते हैं, जहाँ पर दोनों फिलर्स सिमिलर दिखते हैं। ओके। मतलब फॉर एग्जांपल एलर्गन बेसिकली जुविडर्म, एलर्गन जो ब्रांड है, एलर्गन इज अ कंपनी जिसका ब्रांड फिलर्स के लिए जो आता है जुविडर्म रेंज। उसमें आपने एक बॉक्स रखा है सामने, आपने एक बॉक्स रखा है इधर, आप देखकर नहीं पहचान सकते हो कि कौन सा नकली है। हाँ, बट विद प्रैक्टिस यू कम टू नो कि आप देख के जब आप छूओगे उसको, पीछे करोगे ये वो तो आप और फिर आप, हाँ एग्जैक्टली, आदमी को क्या पता चलेगा? एग्जैक्टली। तो आपको ये इसीलिए तो बोलते हैं कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट कि आप किस डॉक्टर से इंजेक्ट करा रहे हो, क्यों करा रहे हो, कहाँ से करा रहे हो, और डॉक्टर से ही करा रहे हो नहीं करा रहे हो। एग्जैक्टली। तो अब जब आपको ये बोलते हैं कि यू हैव बिन चार्ज्ड दिस मच, वो आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, वो आपकी सेफ्टी की कॉस्ट है। और कितने सारे लोग ये समझते हैं। बिल्कुल, मतलब तो डॉक्टर मुझे एक चीज़ और बताना, आजकल ना बहुत सप्लीमेंट्स बहुत आने लग गए हैं। आपने सुना होगा बायोटिन है, कोलेजन है, ग्लूटाथियोन है। ग्लूटाथियोन में तो आईवीज, आजकल पार्टीज होने लग गई हैं, ग्लूटाथियोन पार्टीज, वो लोग आईवी लगा के बैठे रहते हैं। वो काम करती हैं ऐसे? दे डू वर्क, दे डू वर्क। आईवी ग्लूटाथियोन वर्क करता है, बट डिपेंडिंग कि आपका वर्क करने का मतलब रीजन, और मतलब व्हाट इज योर विजन ऑफ वर्किंग ऑफ उसका एंड पॉइंट वो क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए? एग्जैक्टली। तो ग्लूटाथियोन जो है वो आपका लिवर डिटॉक्स करता है। इट इज द मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, हाँ, तो अगर फैटी एसिड्स हो गया, फैटी लिवर वगैरह ठीक हो जाता है उससे? करेक्ट। अच्छा, देन आई नीड, इफ यू हैव सो आप पहले अपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ, और आपके अगर डीरेंज्ड है, आप ग्लूटाथियोन की अगर ड्रिप ले रहे हो, एंड देन यू कैन गेट इट कंपेयर्ड लेटर। बट ग्लूटाथियोन सब में वर्क नहीं करता। मतलब अगर आपके पास 50 पीपल है, टेस्ट कराओ मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट जिसमें आपका SGOT SGPT नॉर्मल होता है। ब्लड टेस्ट तो आप नहीं ब्लड टेस्ट नहीं, ये घर पे आके वो ड्रिप लगा के जा रहे हैं आपको। ग्लूटाथियोन के साथ में हम अदर इंग्रेडिएंट्स भी देते हैं जिनके साथ आपको रिएक्शन हो सकता है। एंड ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी चीज़ अगर आप बॉडी में ले रहे हो, वो रिएक्ट कर सकती है। एंड मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको किसी दवाई से एलर्जी है, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, यू वुड से नो, बिकॉज अभी तक आपको पता नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपके साथ नहीं हो, आपको नहीं पता चलेगा, एंड यू डोंट नो कि वो हो सकता है। और कोई भी चीज़ जो इतनी डेंजरस है और जो कभी भी रिएक्शन तो दे सकती है, यू हैव टू मेक श्योर कि उसके साथ में जो इमरजेंसी कार्ट होनी चाहिए। जैसे आई डू इट इन माई क्लिनिक, मेरे पास में पूरी एक इमरजेंसी कार्ट है, मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, मेरे पास में ब्लड शुगर, BP और ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए कि इफ़ देयर इज समथिंग तो मेरे को पता रहे। टच वुड कभी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आई जस्ट होप कि ना पड़े, बट यू हैव टू बी वेरी रेडी फॉर एनी रिएक्शन दैट मे हैपन। तो हर बारी जब फर्स्ट टाइम पेशेंट आ रहा है, वी ऑलवेज डू अ टेस्ट डोज। अच्छा, हर इंग्रेडिएंट की टेस्ट डोज, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि नॉर्मल B12 तो आपने सुना होगा, लोग B12 के इंजेक्शन लगवाते हैं। B12 से भी लोगों को इंजेक्शन से भी रिएक्शन हो सकता है। करेक्ट। तो ये भी ज़रूरी है कि मतलब आप जहाँ पर भी जिससे भी लगवा रहे हो या ड्रिप भी करवा रहे हो, एक सिक्योर और साथ में एक
मेडिकल एनवायरनमेंट में होना चाहिए ये। तो पर ये फिर जो घर आके लगा रहे हैं वो कोई सिक्योरिटी मेजर, कोई कुछ टाइप का कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं? आइडियली दे शुड, उनके पास एक पूरी इमरजेंसी कार्ट होनी चाहिए और साथ में जो डॉक्टर या नर्स करे उनको इतना ये भी होना अंडर डॉक्टर चाहिए। सुपरविजन होना चाहिए, फर्स्ट सेशन तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, बिल्कुल। मतलब लाइक आई सेड कि आपको अगर किसी चीज़ से नहीं पता है आपको इससे एलर्जी हो सकती है, फिर आपको कुछ भी हो सकता है फर्स्ट सेशन में। तो फर्स्ट सेशन तो आपका डेफिनेटली होना और चाहिए। ये काम करता है मुझे, एज यू सेड। यस, ये काम करता है। आपका जो लिवर है, लिवर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। Okay. आपकी बॉडी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी एक्शंस एंड रिएक्शंस हो रहे हैं, वो एक छोटे 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 डैमेजिंग सेल्स ना, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं जिसको, वो बनाते जा रहे हैं। वो जो डैमेजिंग वाली जो छोटे 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 फ्री रेडिकल्स है, वो आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। ग्लूटाथियोन क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट वो फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करता है। आपके लिवर में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको निकाल के आपकी बॉडी से फ्लश आउट करता है। एंड अगर आपको कोई भी हार्मोनल इशू है उसमें बेटर आप फील करते हो, अगर आप बहुत थके हुए हो, फटीग्ड फील कर रहे हो, उसमें बेटर करता है आपको। अगर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस है वो आपकी बेटर होगी। इन जनरल अगर आपको नींद आने में दिक्कत है, आप बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड और एक्सर्टेड फील करते हो, वो आपको उसमें हेल्प करेगा। मसल रिलैक्सेशन भी करता है क्योंकि फ्लूइड्स होते हैं उसके अंदर, बिकॉज ऑफ दैट। और उसके अलावा यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी इन जनरल। मतलब अगर आप पेशेंट से पूछो तो दे स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। और बाय द वे जो स्किन वाइटनिंग है वो ग्लूटाथियोन का साइड इफेक्ट है। अच्छा, वो साइड इफेक्ट है? वो साइड इफेक्ट है। तो हम लोग साइड इफेक्ट को यूज कर रहे हैं बेचने के लिए? यस, वी इंडियंस। तो और ये जो बाकी के जो सप्लीमेंट्स हैं, जैसे बायोटिन हो गया या कोलेजन हो गया, जो हम लोग ओरली लिए जा रहे हैं बिना जाने पहचाने, कि वो कुछ काम करते भी हैं या नहीं करते हैं? सो हमारी बॉडी में बहुत टाइप ऑफ कोलेजन है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 17-18 टाइप के कोलेजन है। 17-18 टाइप के कोलेजन है। बट मोस्ट जो हम लोगों को जो ज़्यादा प्रैक्टिस में हम कर रहे हैं यूज़, और जो प्रैक्टिस में और जो हमें दिखता है कि वो 1, 2 और 3 है। जैसे आपका जो 1 और 3 है वो हमारे स्किन और स्किन की इंटेग्रिटी और इलास्टिसिटी और उसके लिए ज़रूरी है। अच्छा। जो आपका 1 है स्पेसिफिकली वो आपके टेंडन्स में रिच है, और जो आपका बाकी है 2 और 3 हो गया वो आपके कार्टिलेज वगैरह में होता है ज़्यादा। बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोलेजन ले रहे हैं। आइडियली अगर आपको स्किन रिलेटेड कोलेजन को बिल्ड करना है तो आपको ट्रीटमेंट्स करानी पड़ेगी जिससे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी और वो सारी बेटर हो। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो मरीन कोलेजन, बोवाइन कोलेजन, वो सारी चीज़ें जो मार्केट में हैं। बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मरीन कोलेजन आपको 1, 2, 3 नहीं दे रहा है। मतलब मरीन कोलेजन इज जस्ट प्रोवाइडिंग विथ टाइप 1 कोलेजन। और वो थोड़ा बेटर एब्जॉर्ब होता है। 1 आपके कार्टिलेज के लिए होता है मोस्टली। तो ये मरीन कोलेजन जिसको हम, पर लेकिन सारे ब्रांड्स तो ये कह रहे हैं आपकी स्किन के लिए, वो तो कार्टिलेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज की आप अपने कार्टिलेज से थोड़ी परेशान हो, आप स्किन से हो ना, क्योंकि ऑडियंस आपकी वो है। लोगों को इफेक्ट कैसे आ रहा है उसका? लोग तो वो जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं उसमें कहते हैं हमारी तो स्किन ही चेंज हो गई। करेक्ट। अब आई रियली डोंट बिलीव ऑन दी टेस्टिमोनियल जो देते हैं, बट ऑल्सो ऐसा नहीं है कि कोलेजन आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दे रहा है। मतलब ऑब्वियसली जब आप कोलेजन बॉडी में खा रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही टाइप के, वो मोस्टली उसके लिए तो यूज्ड है ही, बट और भी बॉडी में कोलेजन है और वो आपके कोलेजन वाले पूरे प्रोसेस को तो स्टिमुलेट कर ही रहा है। तो आपको बेनिफिट तो मिल रहा है। एंड ऑल्सो वो खाली एक पर्टिकुलर सिर्फ उसमें वही कोलेजन नहीं है, उसके साथ में बाकी चीज़ें भी है, मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंड हो सकता है वो उसका भी रिजल्ट हो। वैसे अगर मुझे स्किन और अपने हेयर के लिए लेना हो कोलेजन, तो कौन से वाला लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए जो काऊ से एक्सट्रैक्टेड होता है, बोवाइन। वो तो इंडिया में मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से। अच्छा, मुझे लगता था कि उससे आई थिंक हमारी जॉइंट कार्टिलेजेस वगैरह बेटर होती होंगी, पर ये आप उल्टा बता रहे हो। हाँ, तो कौन सा वैसे ब्रांड है जो उससे अच्छा, वो भी होती है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू ना, 1 और 3 हमको स्किन एंड उन सब के लिए चाहिए, और आपका जो 2 है और 3 है, तो 3 आपका दोनों में आ रहा है, तो वो आपका उससे बेटर होना चाहिए। मरीन वाला जो आपका है उसमें आपका नंबर वो है 1 है उसके अंदर। स्किन के लिए आपको 1 और 3 चाहिए, तो आपका स्किन तो इन एनी विच वेज उसमें बेटर हो ही रहा है। हाँ, बट आप यू ऑल्सो नीड द 3rd one। और बायोटिन भी काम करता है? करता है। वो भी कैप्सूल फॉर्म में जो हम लोग ले रहे हैं बायोटिन करता है।
उससे क्या इफेक्ट होता है बायोटिन से? बायोटिन आपके हेयर के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप जितने भी जिम वाले लोगों को देखोगे तो, क्योंकि जिम इंस्ट्रक्टर्स आपको सिर्फ बायोटिन बोल देते हैं, उनके पास एक लिस्ट होती है कि आप, यू लाफिंग बिकॉज आई थिंक यू नो इट, तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, विटामिन ई ले लो, बायोटिन ले लो और ओमेगा 3 ले लो। सो बायोटिन तो हेल्प करता है, इट इज़ गुड फॉर योर हेयर डेफिनेटली। तो हेयर फॉल में बायोटिन आप लोगे तो आपको हेल्प करेगा, बट हेयर फॉल का सिर्फ बायोटिन डेफिशिएंसी रीज़न नहीं होता। आपको आयरन भी देखना होता है, हमें थायराइड भी देखना होता है, आपका B12 भी देखना होता है, D3 भी देखना होता है, और भी अदर रीजंस है। उसके बाद आप प्रिस्क्राइब करते हो कि ये ले लो। जैसे अगर मुझे भूख लग रही है, खाली अगर मुझे पराठा मिलेगा आई एम गुड, बट अगर मुझे न्यूट्रिशियस फूड मिले तो आई विल बी हैप्पी, माई बॉडी विल बी हैप्पी, इट्स जस्ट दैट। ओके, सो नाउ इन द एंड मुझे 1-2 चीज़ें आपसे और पूछनी थी कि एक तो ना, जैसे आजकल आपने देखा होगा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, आपको मॉइस्चराइज़र 100 रुपये का भी मिल रहा है, आपको मॉइस्चराइज़र 5,000 रुपये का भी मिल रहा है। जैसे सेरावी करके एक ब्रांड है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, बट लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करती उसको मोस्टली लोगों को कि वो अफोर्ड कर सके उसको, सेरावी को। तो इसमें क्या फ़र्क है? ये मतलब है तो मॉइस्चराइज़र, उसमें ऐसा क्या डाल रहे हैं वो लोग, या ऐसा कि हम लोग नहीं डाल रहे हैं? और अगर उन जैसे मुझे सेरावी वाला इफेक्ट चाहिए तो आई एम श्योर यू विल नो कि यार अगर तुम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो वो अचीव कर सकते हो आप दूसरे प्रोडक्ट से। So CeraVe works on the line where you have product जो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग रेंज में है और बहुत ज़्यादा माइल्डर रेंज में है। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सड नहीं है, एक्टिव्स नहीं है उसके अंदर, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, AHA, BHA, ये सारी चीज़ें नहीं है मोस्टली। तो जो उसकी नॉर्मल सी रेंज है CeraVe वाली, अब वो मे बी एक्सपेंसिव वो इसलिए बिकॉज वो इंडिया में अभी रिसेंटली आया है एंड इट वॉज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। तो आई थिंक आई एम श्योर बाहर से कोई चीज़ को यहाँ लाना, उसकी मार्केटिंग करना, वो सारी कॉस्ट भी उसमें होती है। बट अगर आपको एक सेरावी टाइप का माइल्डर वो चाहिए स्किन के रूटीन, आप सिटाफिल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, आप सेबामेड का यूज़ कर सकते हो, दे आर माइल्डर वर्जन्स। एंड अदरवाइज एक अडोनिस का DSP और फेस वॉश आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल माइल्ड है एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक योर स्किन वेरी ऑयली, वेरी ड्राई, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट मॉइस्चराइजिंग, आप मॉइस्चराइजिंग के लिए अलग अगेन आप सिटाफिल का लोशन जो आता है वो यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव ड्राई स्किन टाइप कॉम्बिनेशन। आपको ऑयली साइड पे हो तो सबसे सस्ता और टिकाऊ, विच आई फील जो सबको इजीली मिल जाएगा, आप पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इट इज़ हाइलुरोनिक एसिड वाटर बेस्ड जेल। उसको थोड़ा सा रिफाइंड आपको करना है, आप न्यूट्रोजेना के हाइड्रोबूस्ट जेल कर सकते हो। उसको थोड़ा सा और रिफाइन करना है तो आप फिर हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स यूज़ कर सकते हो। Q-Cell एक अच्छा वो है जो नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट कम क्वांटिटी जो चीज़ में यूज़ हो रही है, स्प्रेडेबिलिटी अच्छी है, लॉन्ग टर्म तक के लिए चल रहा है, इट्स गुड ऑन द पॉकेट। सो आप वो कर सकते हो। सन ब्लॉक में आपको अगर सन ब्लॉक चाहिए तो सन ब्लॉक तो आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाएगा। यू जस्ट गो टू द फार्मेसी एंड यू सी कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली कौन सा है। बट आपको 3 चीज़ें देखनी है, SPF 30 या 30 के ऊपर होना चाहिए, PA++++ अबव होना चाहिए। ऑयली स्किन हो तो जेल मैट ले लो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप यू कैन पिक एंड चूज विच एवर यू वॉन्ट। और आजकल टिंटेड सनब्लॉक्स भी आते हैं, सो इफ़ यू डोंट वांट टू वेयर BB क्रीम, CC क्रीम, या फिर आपको मेकअप नहीं यूज़ करना है, यू वांट एन इवन स्किन टोन, तो आप टिंटेड तो BB क्रीम, CC क्रीम बेसिकली विद लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन मिक्स, मैंने कभी नहीं सुने। लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन उसमें मिक्स्ड होता है, उसमें बेसिकली स्किन कलर टिंट होता है जो आप यूज़ कर सकते हो करेक्शन के लिए और थोड़ा एनहांसमेंट के लिए, जैसे फाउंडेशन यूज़ करते हैं, समथिंग सिमिलर टू दैट। थोड़ा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ उसमें ज़्यादा होती है, तो वो होती है BB CC क्रीम। और आपने बस उसका जो टिंट है ब्राउन कलर का फाउंडेशन वाला, वो आपके सन ब्लॉक में ही है। ओके, तो आपको उसके ऊपर कुछ नहीं लगाना, 2 प्रोडक्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, एक ही लगा लिया आपने। हाँ, तो आप वो पिक एंड चूज कर सकते हो अपना फार्मेसी पे जाके जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली है। ओके, तो चलो इसी फाइन नोट पे we'll end this podcast today, doctor. It was amazing. Thank you. It was good and it was easy like a flow. Yes. The flow was really good. और मुझे लगता है मैं डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊँगा बिकॉज उन्होंने मुझे 2-3 ट्रीटमेंट बताई है, मैं ये नहीं बताऊँगा क्या क्या बताएगा। हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर, एंड अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग, मज़ा आया मुझे। होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही मज़ा आएगा। डॉक्टर सोनाली का मैं पूरा क्लिनिक का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक्स वगैरह, यू कैन गेट इन टच विद। और अगर आपको चाहिए होगा वो तभी करेंगे, एज शी सेड कि नहीं चाहिए होता तो मना भी कर देती हैं, एथिकल डॉक्टर है, ऐसा नहीं है कि गए तो और
काट दिया। Thank you so much for having me here, and I would just thank you from the bottom of my heart that इतना heart to heart हमने conversation करी, and you're right. Once the patient comes, they will know हाँ। कि what's the difference between कितना treatments, ethical- doctors, and वो yeah. हिपोक्रेटिक जो oath होती है, she takes it very seriously। No, I do in general. I think it's about life also ना, हाँ। कि आप किस तरीके की personality है आपकी. As a तो human कैसे हैं आप? as a human again, rules and regulations and what is right, what is wrong, or so it's that. अगर आप लोगों को जितना मज़ा मुझे आया डॉक्टर से बात करके, आपको भी उतना ही मज़ा आया, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब एक लाल कलर का बटन होता है, राइट साइड पे होता है, आप प्लीज़ उसको दबा दिया करो। उससे दबाने पे कोई आपसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं मांगी जाती, फ्री होता है, पैसे नहीं कटते हैं आपके, वो दबा दिया करो। और इस पे कमेंट करो, अगर हमने कुछ भी गलत बोला है उस चीज़ के लिए भी कमेंट करो, सही बोला है उस चीज़ के लिए भी कमेंट करो। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ, मोस्टली का कर देता हूँ, कई बार कुछ होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है तो नहीं कर पाता। शेयर ज़रूर करो, क्योंकि ये जो नॉलेज है इसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन लोगों तक ये नॉलेज पहुँच सके। एंड इन द मीन टाइम देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड जय श्री राम।